चलिए बेटा केस स्टडी नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस स्टडी नंबर 2 इट सेज एडवांस ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इन जयपुर राजस्थान। द फर्म हैज ऑब्टेन्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन एट इट्स हेड ऑफिस इन जयपुर। सो एक पार्टनरशिप फर्म है, राजस्थान जयपुर में है और अकॉर्डिंगली इन्होंने वहाँ पर इसमें आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड भी करा रखा है। फर्दर द फर्म इज हैविंग इट्स डिपोट फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान। तो हेड ऑफिस इनका कहाँ पर है? जयपुर में। इसके अलावा इनके डिपोट्स भी हैं जहाँ ये अपने गुड्स स्टोर करते हैं, जहाँ से ये गुड्स बेचते हैं, और वो राजस्थान में ही है अदर डिस्ट्रिक्ट्स में। और उन्होंने क्या किया, जो डिपोट्स हैं उनको एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो है वो शो कर रखा है। तो बेसिकली क्या है, राजस्थान में इनका एक तो हेड ऑफिस है और इसके अलावा इनके डिपोट्स हैं। और क्योंकि एक ही स्टेट में इनके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो मल्टीपल नहीं करा रखे, सिंगल रजिस्ट्रेशन जो है वो कराया हुआ है, जिसमें हेड ऑफिस जयपुर वाला इनका जो है वो मेन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है और जो उदयपुर वाले इनके डिपोट्स हैं वो इन्होंने एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो शो कर रखे हैं। तो खैर बेसिकली पहली लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो एडवांस ट्रेडर है ये राजस्थान में जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब वो कहते हैं जी फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड अबाउट द फर्म फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई महीने के लिए इनकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो दी जा रही हैं, ABCDE। तो क्या डिटेल्स दी जा रही हैं? नंबर 1, एडवांस ट्रेडर रिसीव्ड गुड्स। रिसीव गुड्स का मतलब इनकी इनवर्ड सप्लाई है। रिसीव गुड्स की है वर्थ ₹5 लाख फॉर विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो बेटा इसको हम ले लेते हैं, हम बात कर रहे हैं जी एडवांस ट्रेडर की। जीएसटी रजिस्टर्ड एसएसी है और राजस्थान में रजिस्टर्ड है। और इनकी पहली डिटेल्स जो इन्होंने दी है वो क्या दी है, इनके पास एक इनवर्ड सप्लाई आई है और इनवर्ड सप्लाई में इन्होंने क्या लिए हैं, गुड्स लिए हैं। पर जो गुड्स इन्होंने रिसीव किए हैं वो वाली इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आरसीएम है। और आरसीएम होने का मतलब इस गुड्स के ऊपर जो भी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी वो एडवांस ट्रेडर जो होगा वो पे करेगा। अच्छा, सिंस इट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए इसे फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसे सिंपली क्या करना है, उस लायबिलिटी को, आरसीएम की लायबिलिटी को जो है वो पे करना है। और वो आप सारे लोग जानते हैं कि आरसीएम की लायबिलिटी जो होती है वो कब पे की जाती है। तो वो कब पे की जाती है आपको याद होगा, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में उस लायबिलिटी का आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं। गुड्स है तो इसलिए आप सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में उस लायबिलिटी का जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे और जो भी टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा उस महीने में आप उस लायबिलिटी को पे कर देंगे। और आप सबको पता है आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा जो है वो कैश में पे होती है। एंड फर्दर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो भी ये लायबिलिटी आप पे करेंगे, क्योंकि ये आपकी आरसीएम की लायबिलिटी है तो ये इनवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी है, तो इसको जब आप पे करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आप इसका आईटीसी जो है वो भी साथ में अवेल कर सकते हैं। और आप सभी लोगों को याद होगा गवर्नमेंट ने आरसीएम की लायबिलिटी को लेकर के अपनी पोजीशन ट्विटर में जो दी हुई है वो ये दे रखी है, जिस महीने की ये लायबिलिटी आप पे करेंगे आप साइमल्टेनियसली उसी महीने में उसका आईटीसी जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो खैर डिटेल्स देखते हैं एक बार फिर से। एडवांस ट्रेडर रिसीव्ड गुड्स रिसीव किए, वर्थ कितनी है, 5 लाख रुपीज के, फॉर विच जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। द गुड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 जुलाई। ये गुड्स आपको 25 जुलाई को मिले। द सप्लायर इशूड एन इनवॉइस डेटेड 24 जुलाई। सप्लायर ने उस सप्लाई का इनवॉइस आपको 24 को दिया था एंड पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड बाय द एडवांस ट्रेडर ऑन 30 जुलाई। ड्यू टू द absence ऑफ अकाउंटेंट द ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 1 अगस्त। तो अगर मैं डेट्स को यहाँ पर इंसर्ट कर दूँ तो डेट्स की जानकारी क्या बता रही है कि जिस सप्लायर से आपने ये सप्लाई ली है गुड्स की, उस सप्लायर ने इस सप्लाई का आपको इनवॉइस इशू किया 24 जुलाई को। और ये इनवॉइस कमर्शियल इनवॉइस रहा होगा, हम ये मान लेते हैं। और 24 जुलाई को ये इनवॉइस इशू किया गया। ये गुड्स रिसीव हो गए 25 जुलाई को और इन गुड्स की जो पेमेंट जो थी वो कर दी गई कब, 30 जुलाई को। और गुड्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीज़ है। तो इसके ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी बनेगा वो जो होगा वो एडवांस ट्रेडर्स को जो होगा वो पे करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन साथ में ये कह रहा है कि अकाउंटेंट एडवांस ट्रेडर का अब्सेंस था, तो ये जो परचेज एंट्री इन्होंने करी है वो जुलाई में नहीं करी। परचेज एंट्री उन्होंने अपनी बुक्स में कब करी है, 1 अगस्त को। ठीक है जी, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे इंफॉर्मेशन को। फिर उसके बाद बी पॉइंट कहता है इन द मंथ ऑफ जुलाई एडवांस ट्रेडर इशूड वाउचर। ध्यान में रखिएगा आप, एडवांस ट्रेडर इशूड वाउचर वर्थ ₹2 लाख टू इट्स कस्टमर विच वर एलिजिबल टू बी रिडीम्ड अगेंस्ट आइडेंटिफाइड गुड्स। तो बेटा वाउचर्स इशू किए गए हैं, मतलब एडवांस ट्रेडर की अब आउटवर्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
अब इनकी जो आउटवर्ड सप्लाई है, इन्होंने आउटवर्ड सप्लाई कैसे करी, ये बेटा वाउचर इशू करके जो है वो काम करते हैं। और वो कह रहे हैं इन्होंने 2 लाख रुपए के वाउचर अपने कस्टमर को इशू किए हैं, 2 लाख रुपए के वाउचर कस्टमर को इशू किए हैं, और ये वाउचर वो हैं जो कि आइडेंटिफाइबल गुड्स के अगेंस्ट रिडीमेबल है। तो आप सबको पता है इनके रिस्पेक्ट में इनका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर, क्योंकि गुड्स क्या है, आइडेंटिफाइबल है। इसके अलावा वो कह रहे हैं ऑल्सो certain set of customer were issued voucher worth rupees 5 lakh. The said voucher were eligible to be redeemed against any supply of goods in the next 6 months. तो इनकी आउटवर्ड सप्लाई में जो वाउचर की स्टोरी है, प्लीज ध्यान में रखिएगा, 2 तरीके के वाउचर इन्होंने इशू किए हैं। 2 लाख रुपए के वर्थ के वाउचर वो हैं जो आइडेंटिफाइबल गुड्स के अगेंस्ट रिडीमेबल है, और इनकी टाइम ऑफ सप्लाई इशुएंस ऑफ वाउचर के साथ ही आ जाएगी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने 5 लाख रुपए के और भी वाउचर इशू किए हैं, पर वो वाउचर आइडेंटिफाइबल गुड्स के अगेंस्ट रिडीमेबल नहीं है, वो एनी गुड्स के अगेंस्ट रिडीमेबल है। तो इनकी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो इशुएंस ऑफ वाउचर नहीं होगी, वो क्या होगी, रिडम्पशन ऑफ वाउचर। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि जुलाई के महीने में इनकी लायबिलिटी किस रिस्पेक्ट में आएगी और किस रिस्पेक्ट में नहीं आएगी। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन द फर्म, मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन द फर्म बुक्ड अ होटल इन उदयपुर राजस्थान। हाँ जी, होटल बुक कराया गया है उदयपुर राजस्थान में फॉर द वेडिंग ऑफ हिज डॉटर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हाँ जी, तो इस पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है उसने राजस्थान में ही एक होटल बुक कराया है। पर्पस क्या है, बिजनेस पर्पस नहीं है, पर्पस क्या है, उसकी बेटी की शादी है, उसके लिए उन्होंने बुक कराया है। और उस होटल की बुकिंग पर एडवांस अमाउंट 5 लाख रुपीज़ का जो है वो पे किया गया ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू फ्रॉम द करंट अकाउंट ऑफ द एडवांस ट्रेडर। हाँ जी, पार्टनर की बेटी की शादी है, होटल की बुकिंग हुई है, पर पेमेंट कहाँ से कर दी उन्होंने, बिजनेस अकाउंट से कर दी, पार्टनरशिप अकाउंट से जो है वो पे कर दिया। द होटल चार्ज जीएसटी ऑन सच बुकिंग एट द रेट ऑफ 28%। होटल ने जो था वो अकॉर्डिंगली जो था वो जीएसटी चार्ज कर दिया इस बुकिंग के ऊपर, और राजस्थान का ही होटल था तो उसने सीजीएसटी एसजीएसटी लगा करके जो होगा डेफिनेटली बुकिंग करी होगी। तो सीजीएसटी 14% लगाया होगा एंड राजस्थान जीएसटी जो था वो 14% लगाया होगा। पार्टनरशिप फर्म राजस्थान की ही है, होटल राजस्थान का ही बुक किया गया है, तो अकॉर्डिंगली होटल वाले ने क्या किया होगा, वो सीजीएसटी एंड राजस्थान जीएसटी 14% लगा दिया होगा ऑन द अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड इशूड अ रिसीट वाउचर, और रिसीट वाउचर जो है वो इशू कर दिया होगा। तो जो दूसरी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल उन्होंने दे दी वो बेसिकली क्या दे दी, होटल की बुकिंग, होटल की बुकिंग कराई गई है, उसके लिए 5 लाख रुपीस का जो है वो एडवांस जो है वो पे किया गया है। और प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, होटल वाले जो है बेटा वो सर्विसेज के सप्लायर हैं, तो उन्होंने अगर एडवांस रिसीव किया है तो डेफिनेटली होटल वाले जो होंगे उसके ऊपर जीएसटी भी पे करेंगे। एंड एज यू नो, होटल वालों की सप्लाई हमेशा इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, ये होटल राजस्थान का ही था, तो अकॉर्डिंगली वो इसके ऊपर सीजीएसटी 14% का एंड एसजीएसटी जो होगा वो 14% का जो होगा वो पे करेगा। और होटल वाले ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान में रखना, उन्होंने एडवांस रिसीव करके इसका क्या इशू किया, रिसीट वाउचर। उन्होंने इसका इनवॉइस इशू नहीं किया है, उन्होंने क्या इशू किया है, रिसीट वाउचर। बेटा 2 बात ध्यान में रखना, जब भी कभी एडवांस आता है तो नॉर्मल रूल जो सप्लायर होगा वो उसका क्या इशू करता है, रिसीट वाउचर। पर अगर वो उसका इनवॉइस इशू करना चाहे तो क्या वो इनवॉइस भी इशू कर सकता है, आल्दो वो सर्विस बाद में देगा, तो आंसर इज यस, इनवॉइस भी इशू किया जा सकता है, अगर सप्लायर करना चाहे तो इनवॉइस इशू किया जा सकता है। बट इस केस में सप्लायर ने इनवॉइस नहीं इशू किया, उसने क्या इशू किया है, रिसीट वाउचर। चले जी, और क्या जानकारी दी जा रही है, एडवांस ट्रेडर मेड अ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी आ गई है। एडवांस ट्रेडर ने एक गुड्स की सप्लाई करी वर्थ रुपीज 25 लैक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। आउट ऑफ द अफोरसेड सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख वर नॉट लायबल टू जीएसटी। अब 25 लाख की आउटवर्ड सप्लाई की जानकारी दी जा रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 25 लाख की जो सप्लाई की गई है उसमें से 5 लाख रुपीस में वो गुड्स सप्लाई किए गए हैं विच वर नॉट लायबल टू जीएसटी। हाउएवर एडवांस ट्रेडर इनएडवर्टेंटली, मतलब बाय मिस्टेक, चार्ज जीएसटी ऑन सच गुड्स एंड कलेक्टेड द सेम फ्रॉम द कस्टमर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवांस ट्रेडर ने आउटवर्ड सप्लाई जब करी तो आउटवर्ड सप्लाई में उन्होंने कुछ गुड्स सप्लाई किए। देखो, एडवांस ट्रेडर जो है वो एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है बेटा जो वाउचर्स भी इशू करती है, वाउचर बेस्ड भी सप्लाई करती है और नॉर्मल सप्लाई भी करती है। पहले हमने वाउचर बेस्ड सप्लाई की इंफॉर्मेशन लिखी थी, अब नॉर्मल सप्लाई की इंफॉर्मेशन है। उन्होंने नॉर्मल गुड्स सप्लाई किए हैं 25 लाख रुपीस की वर्थ के।
अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो गुड्स है इसमें से 20 लाख वाले जो गुड्स हैं वो थे जिनके ऊपर एक्चुअल में जीएसटी पेबल था और इसने कस्टमर से जीएसटी चार्ज भी किया। लेकिन 5 लाख रुपए के गुड्स वो थे जिनके ऊपर एक्चुअल में कोई जीएसटी नहीं बनता था, पर इन्होंने कस्टमर से उसका भी जीएसटी जो है वो चार्ज किया। ये स्पेशल पॉइंट हो गया। 5 लाख रुपीस की वर्थ के गुड्स वो सप्लाई किए गए हैं जिन पर कोई जीएसटी एक्चुअल में नहीं था, पर बाय मिस्टेक उन्होंने उन गुड्स के ऊपर भी जीएसटी लगा करके जो है वो चार्ज कर लिया। एंड यहां मैं आपको रिकलेक्ट कराना चाहूंगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन। बेटा, अगर आपके कोई गुड्स ऐसे होते हैं जिस पर जीएसटी एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं बनता, एग्जाम गुड्स है, लेकिन अगर आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर लेते हैं तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, हमारे पास एक सेक्शन 76 था जिसको हमने डिमांड एंड रिकवरी वाले चैप्टर में किया था, जो ये कहता था अगर देयर आर गुड्स विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी बट स्टिल द सप्लायर इज मेकिंग अ सप्लाई एंड कलेक्टिंग द जीएसटी फ्रॉम द कस्टमर ऑन सच गुड्स, तो ऐसा जीएसटी जो होगा वो गवर्नमेंट को जो होगा वो पे करना पड़ेगा। सेक्शन 76 में सप्लायर ऑब्लाइज रहता है कि अगर जीएसटी कलेक्ट कर लिया है, गलती से जीएसटी नहीं है फिर भी कलेक्ट कर लिया है, तो वो जीएसटी जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो होगा वो पे करना पड़ेगा। और इनफैक्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेक्शन 76 में आपको याद कराता हूं, ये वाला जीएसटी जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है ये आपको इमीडिएटली पे करना होता है। इसके लिए आपको वो मंथली सिस्टम नहीं मिलता। देखो, जो 20 लाख रुपए के वर्थ के गुड्स है जिन पर जीएसटी था और आपने कस्टमर से लिया, ये वाला जीएसटी तो आपको नॉर्मली पे करना होता है और ये जीएसटी आपका पे होता है बाय द ड्यू डेट, मंथली बेसिस पर। जैसे अगर जुलाई की बात है तो ये 20 अगस्त तक पे होगा। लेकिन ऐसे गुड्स जिन पर जीएसटी नहीं है लेकिन आप कलेक्ट कर लेते हैं तो वो जीएसटी आपको सेक्शन 76 में ऑब्लिगेशन है, आपको पे करना पड़ता है और फोर्थ विद इमीडिएटली पे करना पड़ता है। जब कलेक्ट करते हो तभी पे करना पड़ता है। इसमें कोई ड्यू डेट का कंसेप्ट नहीं चलता, ये इमीडिएटली पेबल होता है और अगर नहीं पे करते हो तो नेक्स्ट डे से, द वेरी नेक्स्ट डे से आपका इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ध्यान में रखेंगे बात को। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कहता है ड्यू टू क्लैरिकल एरर। हाँ जी, कोई क्लैरिकल एरर हुई है, एडवांस ट्रेडर मेड अ डिपॉजिट इन माइनर हेड पेनल्टी of major head IGST for an amount of rupees 3 lakh. There is no liability of interest on any IGST liability and the amount is lying as unutilized on GST portal. अब ये इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, एडवांस ट्रेडर ने क्या किया, जुलाई के महीने में ही कुछ पैसा जो था वो डिपॉजिट कराया और वो कह रहे हैं जी बाय मिस्टेक उसने जो डिपॉजिट कराया वो IGST का जो मेजर हेड था और उसका जो माइनर हेड था, किस चीज का, पेनल्टी का, उस हेड में जो है वो उन्होंने डिपॉजिट करा दिया 3 लाख रुपीस। अच्छा, आप सभी को पता है आप जब भी जीएसटी में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब कोई डिपॉजिट कराता है तो वो चालान के थ्रू डिपॉजिट कराता है और चालान में उसे स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो जो भी पेमेंट डिपॉजिट करा रहा है वो कौन से मेजर हेड और कौन से माइनर हेड में डिपॉजिट करा रहा है। तो इन्होंने उस चालान को भरते टाइम क्या बताया कि जी हम IGST हेड में डिपॉजिट कर रहे हैं और IGST का जो हेड पेनल्टी वाला है उसमें हम डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में इनसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। ई वाला पॉइंट ये कह रहा है कि क्लैरिकल एरर की वजह से उन्होंने पेनल्टी वाले हेड में डिपॉजिट कराया, लेकिन आगे वाली लाइन क्या कह रही है, देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी IGST लाइबिलिटी एंड द अमाउंट इज लाइंग अनयूटिलाइज्ड ऑन GST पोर्टल। बेटा ये जो लास्ट लाइन उन्होंने लिखी है, देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी IGST लाइबिलिटी, देखिएगा यहां पर ये जो इंटरेस्ट वर्ड इन्होंने लिख दिया, आई फील ये इन्होंने गलत लिख दिया। वो कहना क्या चाह रहे थे कि जी हमने IGST में पेनल्टी के हेड में पैसा डिपॉजिट करा दिया, IGST में पेनल्टी के हेड में पैसा डिपॉजिट करा दिया, जबकि हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। ये इंटरेस्ट मेरे हिसाब से लगता है इनसे बाय मिस्टेक लिखा गया है। यहां पर वो जो लिखना चाह रहे होंगे वो पेनल्टी लिखना चाह रहे होंगे कि IGST में पेनल्टी के हेड में पैसा डिपॉजिट करा दिया लेकिन पेनल्टी की कोई लाइबिलिटी बनी ही नहीं, तो जिसकी वजह से वो पेनल्टी के नाम से डिपॉजिट पैसा जो है वो अनयूटिलाइज्ड रह गया। या तो इधर इंटरेस्ट की बजाय पेनल्टी पढ़ना पड़ेगा या ऊपर पेनल्टी की बजाय इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा, तो इस लाइन की जो होगी वो प्रॉपर सेंस बनेगी। क्या इन एनी केस हम इंटरेस्ट को पेनल्टी की सेंस में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में इट सीम्स टू बी अ ड्राफ्टिंग मिस्टेक। बेसिक आइडिया इज दैट IGST में पेनल्टी हेड में पैसा डिपॉजिट करा दिया है पर पेनल्टी की कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो जो पेनल्टी के नाम से डिपॉजिट पैसा है वो यूटिलाइज हुआ ही नहीं और वो अनयूटिलाइज हमारे ई कैश लेजर में जो है वो पड़ा रहा।
चले जी, फिर उसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन कहती है द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन 1 जुलाई, मतलब जुलाई में ओपनिंग डेट पर द बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द फर्म इज निल। वो क्रेडिट कितना है जी? निल है, मतलब ओपनिंग बैलेंस आईटीसी का जो है वो निल है, जुलाई में पीछे से आ रहा कोई भी आईटीसी नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जीएसटी इज एप्लीकेबल इन द अफोरसेड केस सिनेरियो एट द फॉलोइंग रेट। अब जीएसटी की उन्होंने रेट्स दी और रेट्स में उन्होंने बोला सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 99% है, और अगर ट्रांजैक्शन आईजीएसटी वाले हैं तो वो क्या है? 18% है। और वो कह रहे हैं रेट आप ये मान के चलेंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर ऊपर हमने जो इंफॉर्मेशन दी उस इंफॉर्मेशन में किसी ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में हमने अदरवाइज जीएसटी की रेट दी, जैसे होटल के केस में उन्होंने दी थी, होटल के केस में उन्होंने 28% की रेट दी थी, तो कह रहे हैं जिसके लिए हमने स्पेसिफिक रेट दी है वहां तो वही रेट यूज करना, पर अदर ट्रांजैक्शन जिसके रिस्पेक्ट में हमने ऊपर कहीं रेट नहीं दी उनके लिए बाय डिफॉल्ट आप 99% टोटल 18% की रेट जो होगा वो यूज करना। एंड द लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल द अमाउंट्स गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल। तो ऊपर जहां कहीं भी अमाउंट दिया गया 2 लाख 5 लाख 4 लाख वो सारा जीएसटी एक्सक्लूसिव है, जीएसटी एडिशनल जो है वो आपको लेकर के चलना है। बेसिस द अफोरसेड केस सिनेरियो, अब इस ऊपर वाले सिनेरियो के बेसिस पर प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं जी केस स्टडी हमारी कंप्लीट हो गई, हमने आपको सारी डिटेल दे दी है, अब इसके बेसिस पर आप जो है वो नीचे हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करें। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन एंड द आंसर, प्लीज ध्यान में रखिएगा जो बेसिक डाटा क्वेश्चन का दिया गया है वो एक बार के लिए फटाफट से बोल देता हूं। एडवांस ट्रेडर जयपुर में जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इसके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है बट इसका रजिस्ट्रेशन सिंगल है, और सिंगल रजिस्ट्रेशन है तो इसकी सिंगल जीएसटी लायबिलिटी जो है वो पे होनी है। और डिटेल्स में इसकी 2 इनवर्ड सप्लाई बताई गई है और 2 आउटवर्ड सप्लाई बताई गई है। इनवर्ड सप्लाई में एक तो गुड्स की इनवर्ड सप्लाई है जो कि आरसीएम वाली सप्लाई है, तो उस वाले रिस्पेक्ट में ये आरसीएम की लायबिलिटी पे करेगा जो कि कैश से पे होगी, और उसके बाद उसका आईटीसी सेम टाइम ऑफ टाइम पर ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी जो इनकी इनवर्ड सप्लाई है वो किसकी है? होटल वाली, और ये नॉर्मल होटल की सर्विस की नॉर्मल इनवर्ड सप्लाई है। इसके ऊपर जो है आरसीएम नहीं है, सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। हम क्या इसका आईटीसी ले पाएंगे? तो प्लीज ध्यान में रखिएगा ये होटल की सर्विस की पेमेंट एडवांस ट्रेडर के अकाउंट से जरूर की गई है, पर एक्चुअल में ये सर्विस बिजनेस के पर्पस के लिए नहीं है। होटल वाला भले ही इस होटल का रिसीट वाउचर जो है वो इस पार्टनरशिप फर्म के नाम से इशू करेगा, पर क्योंकि ये सर्विस जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली गई है, ये तो पार्टनर्स के पर्सनल यूज के लिए ली गई है, तो इसका आईटीसी जो होगा वो यहां अवेलेबल नहीं होगा। गुड्स वाली सप्लाई वो बिजनेस पर्पस की है, उसका आईटीसी मिलेगा, पर नीचे वाली जो होटल बुकिंग की सर्विस है वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ये इनवर्ड सप्लाई का फोकस मैंने आपको दे दिया। बात करेंगे आउटवर्ड सप्लाई की, तो आउटवर्ड सप्लाई में वाउचर बेस्ड सप्लाई है जिसका टाइम ऑफ सप्लाई अलग तरीके से निकाला जाता है, और नॉर्मल गुड्स की सप्लाई है जिसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो अलग तरीके से निकाला जाता है। गुड्स वाले केस में 2 कैटेगरी है, एक जिन पर जीएसटी था कस्टमर से लिया तो पे करना ही है, दूसरा वो जिन पर जीएसटी नहीं था पर कस्टमर से ले लिया तो उसको भी सेक्शन 76 के स्पेशल प्रोविजन की वजह से जो है वो पे करना है। और साथ में क्या है, हमारे पास ओपनिंग में कोई भी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी नहीं है। आईटीसी हमारे ई क्रेडिट लेजर में आईटीसी 0 पड़ा हुआ है पीछे का, हाँ, लेकिन हमारे ई कैश लेजर में आईजीएसटी पेनल्टी के नाम से डिपॉजिटेड 3 लाख रुपए जो है वो पड़े हुए हैं। दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर एज टू द टोटल इंफॉर्मेशन। चलिए अब हमसे ये एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जरा क्वेश्चंस उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लायबिलिटी निकालो जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देनी पड़ेगी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई बाय द एडवांस ट्रेडर, एंड फॉर कंप्यूटिंग दिस लायबिलिटी कंसीडर दैट देयर इज नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग द अमाउंट प्रोवाइडेड इन पॉइंट ई अबव। और वो कह रहे हैं ये जो आप लायबिलिटी निकाले उसमें ये मान के चलेंगे कि पॉइंट ई में जो ई कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ था उसकी एडजस्टमेंट नहीं की जा रही है। वो जो 3 लाख पेनल्टी के नाम का पड़ा हुआ है वो एज इट इज पड़ा हुआ है, असेसी उसको नहीं छेड़ रहा है, उसको इग्नोर करके आप ये बताएं कि अगर ये डिपॉजिट नहीं छेड़ा जाता है तो अदरवाइज ये जो सब भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में एडवांस ट्रेडर की क्या लायबिलिटी बनेगी जो कि उसे जो होगी ई कैश लेजर से पे करनी पड़ेगी। तो बेटा बड़ी सिंपल सी पॉइंट है, अब एडवांस ट्रेडर ने जो भी आउटवर्ड सप्लाई करी है वाउचर बेस्ड या नॉर्मल, उसकी लायबिलिटी निकाल लेना आप, और फिर उसके बाद आप देख लेना इनवर्ड सप्लाई में जो गुड्स हैं उनके ऊपर आरसीएम है तो वो भी जो होगा वो उसे पे करना पड़ेगा।
एंड प्रिंसिपल आपको पता है, आरसीएम की लायबिलिटी अगर बनेगी तो वो कैश में पे होगी, तो एक तो वो ई कैश लेजर से पे करेगा, एंड दूसरा जो आउटवर्ड सप्लाई की लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी क्रेडिट सेट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो ई कैश लेजर से जो होगी वो पे होगी। होपफुली ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। तो अब जरा ध्यान देना, आप स्पेसिफिकली चलेंगे कि जुलाई में इनमें से किन किन ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में जो होगी वो एडवांस ट्रेडर की लायबिलिटी आएगी। तो बेटा सबसे पहली डिटेल जो इन्होंने दी थी वो दी थी गुड्स जो रिवर्स चार्ज के थे। अच्छा, गुड्स के रिस्पेक्ट में जरा आप इंफॉर्मेशन ध्यान में देना, आपने गुड्स रिसीव किए और वो आरसीएम में है। अच्छा, अब इस आरसीएम की लायबिलिटी को आपको कब पे करना होता है जरा जानते हैं। आरसीएम की लायबिलिटी पे की जाती है, उसके लिए आप निकालते हैं बेटा टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। और 12 सबसेक्शन 3 क्या कहता था, आरसीएम की लायबिलिटी गुड्स के रिस्पेक्ट में आएगी एट द अर्लीस्ट ऑफ द 3 पॉइंट्स। नंबर 1, जिस दिन गुड्स रिसीव हो गए, एक वो डेट देखनी होती है जो कि हमारे एग्जाम्पल में क्या है 25 जुलाई। दूसरी डेट देखनी होती है जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हो, जो कि बेसिकली होगी हमारी 30 जुलाई। और तीसरी डेट आपको देखनी होती है जिस दिन जो सप्लायर था जिससे आपने ये सप्लाई ली थी उसने इसका इनवॉइस दिया था और उस इनवॉइस को दिए हुए 60 डेज जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। उस इनवॉइस को दिए हुए 60 डेज जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, द 61st डे। तो 3 डेट आप देखते थे, आई एम रिपीटिंग, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए या जिस दिन उन गुड्स की पेमेंट की गई या फिर जिस दिन जो इनवॉइस था उन गुड्स का उसको इशू किए हुए 60 डेज एक्सपायर हो गए। तो अगर मैं यहां बात करूं तो इन 3 डेट्स में से अर्लीस्ट ऑफ द डेट देखी जाती है और हमारे एग्जांपल में अर्लीस्ट ऑफ द डेट क्या बन जाएगी बेटा 25 जुलाई। और क्योंकि ये 25 जुलाई बन जाएगी तो मतलब जुलाई के महीने में इस आरसीएम के ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो अराइज हो जाएगा। 12/3 के हिसाब से जुलाई के महीने में टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा वो अराइज हो जाएगा। और क्योंकि ये जुलाई के महीने में अराइज हो गया है तो इसका मतलब 20 अगस्त को ये लायबिलिटी जो होगी एडवांस ट्रेडर को जो होगी वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। और ये लायबिलिटी डिस्चार्ज कैसे होगी, ये बेटा कैश के थ्रू डिस्चार्ज होगी, बिकॉज आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा कैश के थ्रू डिस्चार्ज होती है। तो जुलाई में ये जो पहला ट्रांजैक्शन है इसकी लायबिलिटी जो होगी वो इसे डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये जो गुड्स है ये है कितनी वर्थ के, 5 लाख रुपीस के। तो 5 लाख रुपीस के ऊपर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग जीएसटी लायबिलिटी जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। अब बात मैं आपसे करूं कि ये जीएसटी होगा कौन सा, ये सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी होगा या फिर ये आईजीएसटी होगा। तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन में इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इस सप्लायर ने जो सप्लाई करी थी वो सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई थी या फिर इंटर स्टेट सप्लाई थी। क्वेश्चन में इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जैसे एडवांस ट्रेडर राजस्थान में है तो जिस सप्लायर से ये सप्लाई ली गई थी वो भी राजस्थान का ही था क्या जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा था, या फिर वो कहीं बाहर का था दूसरे स्टेट का जो कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा था। इस बात की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्योंकि इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम भी इस प्रोविजंस में डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम स्टेट अवे एक बार के लिए लिख लेते हैं जी हाँ, जीएसटी लायबिलिटी जो होगी वो 18% की जो होगी वो बनेगी। ठीक है जी। अब आप इसे इंट्रा स्टेट मानोगे तो 9% वाली लायबिलिटी निकाल देना, और अगर आप इंटर स्टेट मानोगे तो 18% स्टेट अवे वाली जो होगा वो निकाल देना। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं स्टेट अवे भी 18% ले रहा हूं तो इसको 5 लाख के ऊपर 18% मतलब 90,000 रुपीज की बेसिकली जीएसटी लायबिलिटी जो होगी वो पे करनी पड़ेगी, और ये वो कैश में जो होगा वो पे करेगा। हाँ, लेकिन प्लीज ध्यान में रखिएगा ये जो गुड्स उसने रिसीव किया है ये एक्चुअल में इनवर्ड सप्लाई है, तो पेमेंट करने के बाद उसे इसका आईटीसी मिलेगा। तो जुलाई की ये जो परचेज है इसकी लायबिलिटी वो पे करेगा 20 अगस्त को। अब इसका वो आईटीसी कब लेगा, अगस्त के महीने में लेगा या जुलाई के महीने में ही ले सकता है। तो यहां प्लीज ध्यान में रखिएगा कि यहां पर लॉजिकली तो वैसे इसका अगस्त के महीने में बनता है, लेकिन गवर्नमेंट की क्लैरिफिकेशन है जो ये कहती है आप जिस महीने में लायबिलिटी डिस्चार्ज करते हो, जिस महीने में लायबिलिटी बुक करते हो उसी महीने में आप साइमल्टेनियसली उसका आईटीसी ले सकते हो। तो इधर जुलाई में ये इसकी लायबिलिटी 90,000 रुपीज की पे करेगा और साथ ही साथ जुलाई में ही इसका आईटीसी जो होगा वो बुक कर लेगा, जिस आईटीसी को वो आगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की जो लायबिलिटी बनेगी उसमें जो होगा वो एडजस्ट कर लेगा। आई होप दिस इज ओके विद यू। तो एक लायबिलिटी आ गई हमारे पास 90,000। फिर उसके बाद बात करते हैं जुलाई में इसकी और क्या लायबिलिटी बनेगी। तो जुलाई में इसने जो आउटवर्ड सप्लाई करी है उस आउटवर्ड सप्लाई पर इसकी लायबिलिटी बनेगी और वो हमें अलग अलग इवेल्युएट करनी है।
वाउचर बेस्ड सप्लाई की अलग इवैल्यूएट करेंगे और गुड्स की जो होगा वो अलग इवैल्यूएट करेंगे। वाउचर बेस में बेटा 2 लाख के वाउचर जो थे वो आइडेंटिफाइबल गुड्स के इशूड किए थे जुलाई में, तो इनका टाइम ऑफ सप्लाई तो साथ ही अराइज हो जाएगा इशुएंस ऑफ वाउचर के साथ ही। तो अकॉर्डिंगली 2 लाख रुपीस के ऊपर 18% की लायबिलिटी जुलाई में ही अराइज हो जाएगी। पर जो 5 लाख के वाउचर है वो आइडेंटिफाइबल गुड्स के नहीं है, तो उनकी लायबिलिटी अभी अराइज नहीं होगी। उनकी लायबिलिटी कब अराइज होगी? जब कॉरेस्पॉन्डिंग पर्सन रिडीम कराने के लिए आएंगे, जो कि 6 महीने तक कभी भी आ सकते हैं। बेसिकली जुलाई में इनकी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, सब्सिक्वेंट मंथ में होगी। तो इन 5 लाख की लायबिलिटी को अभी हमने जुलाई की कंप्यूटेशन शीट में नहीं लेना है। फिर बात आती है गुड्स की, तो गुड्स में 25 लाख के गुड्स हैं जो नॉर्मल सप्लाई की गई है। इसमें से 20 लाख के ऊपर 18% की लायबिलिटी नॉर्मल तरीके से आएगी, और 5 लाख जो मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला इन पर जीएसटी नहीं था, पर क्योंकि कस्टमर से लिया है तो इसकी लायबिलिटी भी 18% जो होगी यहां पर अराइज होगी। आर यू ओके विद दिस? जो होटल वाली सर्विस है उसके लिए प्लीज ध्यान में रखिएगा, होटल की सर्विस इनवर्ट सप्लाई है और वो आरसीएम में नहीं है, तो उसका जीएसटी जो होगा वो होटल वाला ही पे करेगा। एडवांस ट्रेडर को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या होटल वाला उसका जब जीएसटी पे करेगा तो एडवांस ट्रेडर उसका आईटीसी ले पाएगा? तो माय स्ट्रेट आंसर इज एडवांस ट्रेडर उसका आईटीसी नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए ली गई सप्लाई नहीं है। और इवन अदरवाइज होटल वाले ने रिसीट वाउचर इशू किया है, उसने अभी टैक्स इनवॉइस दिया ही नहीं है, तो इवन अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इन सब फिगर्स को अगर मैं टेबुलर फॉर्मेट में नीचे प्रेजेंट कर देता हूं तो देख लीजिएगा। आरसीएम की लायबिलिटी, जो गुड्स अंडर आरसीएम आए उनकी टाइम ऑफ सप्लाई बेटा ये 12/3 रहेगा। 12/3 की वजह से जुलाई में अराइज हो जाएगी, और वो मैंने आपको बता दिया 90,000। ठीक है जी। फिर उसके बाद एफसीएम की जो लायबिलिटी है, एफसीएम में वाउचर की स्टोरी की अगर बात करेंगे तो वाउचर में जो वाउचर 2 लाख वाले थे आइडेंटिफाइबल गुड्स वाले, उनकी लायबिलिटी इशुएंस के साथ ही आ जाएगी 36,000। पर जो बाकी वाउचर्स थे जो फ्यूचर में एनी गुड्स के अगेंस्ट रिडीम किए जा सकते थे, उनकी लायबिलिटी अभी जुलाई में नहीं आएगी। फिर उसके बाद जो नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स थे, वाउचर वाली सप्लाई नहीं, नॉर्मल सप्लाई, उसमें वो गुड्स जिन पर जीएसटी था और कस्टमर से लिया गया उनकी लायबिलिटी आ जाएगी, और दूसरे एग्जेम गुड्स जिन पर जीएसटी नहीं था पर कस्टमर से लिया गया उनकी लायबिलिटी भी बिकॉज ऑफ सेक्शन 76 आ जाएगी। वो 5 लाख के थे, तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगी टोटल जीएसटी लायबिलिटी। दिस इज योर टोटल जीएसटी लायबिलिटी, जिसमें से आरसीएम की लायबिलिटी भी है और आपकी नॉर्मल एफसीएम की लायबिलिटी भी है। अब इस लायबिलिटी को पे आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको आईटीसी चाहिए। ठीक है जी। अब आपके पास ओपनिंग आईटीसी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिवर्स चार्ज वाली लायबिलिटी जो आपने ऊपर डिस्चार्ज करी है उसका आपको साथ ही साथ आईटीसी मिलेगा। तो यहां मैंने 90,000 का वो आईटीसी ले लिया। होटल वाली का आईटीसी आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली गई है, तो उसको मैंने इग्नोर किया है। तो नेट में अगर बात करेंगे तो नेट लायबिलिटी जो इन्हें ई कैश लेजर से देनी है वो कितनी आ गई? 4,86,000। दिस इज माई कंप्यूटेशन शीट। अब देख लेते हैं इसमें से जी उन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे, तो 4,86,000 का मतलब डी हमारा आंसर आ जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा उसी केस स्टडी पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर। अब बेटा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। अवेलेबल टू एडवांस ट्रेडर अगेंस्ट द होटल बुकिंग एक्सपेंस शेल बी। बताओ जी होटल बुकिंग की सर्विस के रिस्पेक्ट में कितना आईटीसी एडवांस ट्रेडर को मिलेगा? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया बेटा 0 मिलेगा। ये एलिजिबल ही नहीं है, ये बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई नहीं है। ठीक है जी। फिर उसके साथ वो कहता है वुड देयर बी एनी चेंज इफ द होटल इज लोकेटेड? वुड देयर बी एनी चेंज इफ द होटल इज लोकेटेड? ठीक है। अब ऑप्शंस पढ़ के आपको प्रिसाइसली समझ आएगा। पहला ऑप्शन वो कहते हैं होटल बुकिंग का आईटीसी होगा निल, और अगली लाइन लिखी हुई है देयर विल बी नो चेंज इवन इफ होटल इज लोकेटेड आउटसाइड राजस्थान। तो बेटा ए जो कह रहा है ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, होटल बुकिंग की सर्विस का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। और अगली लाइन कह रही है क्या कुछ चेंज होगा अगर होटल आउटसाइड राजस्थान होता? अगर होटल राजस्थान में नहीं होता, मान लीजिए राजस्थान से बाहर किसी दूसरे स्टेट में होता, तो फिर होटल लेट्स सपोज यूपी में होता, तो होटल वाला जब सर्विस देता तो वो क्या चार्ज करता? होटल अगर यूपी में होता तो वो सीजीएसटी एंड यूपी जीएसटी चार्ज करता। और उस केस में क्या राजस्थान वाली इस पार्टनरशिप फर्म को आईटीसी मिलता? आंसर इज नो।
आंसर इज नो। आई होप आप ये सभी बात जानते होंगे कि अगर राजस्थान स्टेट में कोई पर्टिकुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको क्रेडिट मिलते हैं इंट्रा स्टेट के भी और इंटर स्टेट के भी। इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो दूसरे स्टेट से ली गई है, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो राजस्थान स्टेट से ही ली गई है। अगर आप यूपी स्टेट मतलब राजस्थान के बाहर लोकेटेड किसी स्टेट के होटल से होटल एकोमोडेशन सर्विस वगैरह लेते हैं तो आप सभी को पता है लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ हो गई इस एग्जांपल में, यूपी में, और प्लेस ऑफ सप्लाई होटल की सर्विसेज का हमेशा कहाँ निकलता है, आप सबको पता है जहां होटल लोकेटेड है, मतलब यूपी में ही निकलेगा। होटल की सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमेशा इंट्रा स्टेट ही रहती है, जिस स्टेट में होटल सिचुएटेड होता है वही। और अकॉर्डिंगली होटल वाला इस सप्लाई के रिस्पेक्ट में कभी भी डॉक्यूमेंटेशन इशू करता है तो वो अपने होटल्स के सर्विस चार्जेस लेता है, और साथ में इंट्रा स्टेट होने की वजह से CGST एंड SGST जिस भी स्टेट में होटल होता है उसका चार्ज करता है। और राजस्थान वाला रजिस्टर्ड पर्सन वो राजस्थान की इंट्रा स्टेट सप्लाई के तो आईटीसी ले सकता है, लेकिन वो अदर स्टेट्स की जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है उनके कभी भी आईटीसी नहीं ले सकता है। और इस केस में तो बेटा इवन अदरवाइज भी नहीं ले सकता, बिकॉज ये जो होटल बुकिंग की सर्विस ली गई है ये इस पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ली गई है, ये तो जो है ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए पार्टनर्स की बेटी की वेडिंग के पर्पस के लिए ली गई है, तो इसका आईटीसी इन एनी केस मिलेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात दोहरा रहा हूं कि क्रेडिट कितना मिलेगा, 0। अगर होटल बाहर भी होता तो भी क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि बिजनेस पर्पस की ये सर्विस नहीं है। अच्छा, अगर ये बिजनेस पर्पस की होती, अगर ये बिजनेस पर्पस की होती तो और होटल बाहर होता तो भी आईटीसी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेट का जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है उसका क्रेडिट इधर वाले स्टेट के रजिस्टर्ड पर्सन को कभी भी नहीं मिलता है। तो ए इट सीम्स टू बी करेक्ट। बाकी बी भी पढ़ लेते हैं। बी क्या कहता है कि भाई साहब बी वाला ऑप्शन ये कहता है क्रेडिट मिलेगा 70,000 CGST एंड 70,000 SGST का। नो क्रेडिट वुड बी अवेलेबल हैड द होटल बीन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बी गलत है बेटा, बिजनेस पर्पस के लिए है ही नहीं तो किसी भी केस में आईटीसी नहीं मिलेगा। सी ₹70,000 एज CGST एंड ₹70,000 एज SGST। और अगर होटल बाहर होता तो ये कह रहे हैं IGST 1,40,000 का अवेलेबल हो जाता, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि होटल अगर राजस्थान के बाहर भी होता तो वो कभी भी IGST चार्ज ही नहीं करता। तो सी भी गलत है। फिर डी में वो लिखते हैं, डी में वो कहते हैं जी अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ IGST 1,40,000 का मिल जाता अगर होटल बाहर होता। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज होटल अगर बाहर भी होता तो वो कभी भी IGST चार्ज ही नहीं करता। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। द करेक्ट आंसर इज ए। ना तो अभी मिलेगा गिवन इंफॉर्मेशन पर, और ना ही तब मिलेगा अगर इंफॉर्मेशन में ये चेंज होता कि होटल बाहर का होता। क्यों? क्योंकि सर्विस बिजनेस पर्पस के लिए है ही नहीं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस? टाइम लिमिट पूछ रहा है। टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस where GST is collected on supply which are not liable to GST। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बात कर रहे हैं कि वो सप्लाई जिस पर GST कलेक्ट किया गया पर जो लायबल टू GST नहीं थी। तो क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन दी थी कि कुछ गुड्स ऐसे थे जिन पर GST एप्लीकेबल नहीं था, बट बाय मिस्टेक सप्लाई करते टाइम हमने कस्टमर से उन गुड्स की सप्लाई पर भी गुड्स की वैल्यू के साथ साथ GST कलेक्ट कर लिया। और मैंने आपको बताया अब एग्जाम गुड्स है, GST नहीं था, लेकिन अगर कस्टमर से कलेक्ट कर लेते हो तो ये GST आपको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, और ये ऑब्लिगेशन दिया हुआ है सेक्शन 76 में। और आपको ये रिकलेक्ट करना बेटा, सेक्शन 76 में ये लिखा हुआ था अगर कभी भी कोई व्यक्ति बाय मिस्टेक भी सही अगर एग्जाम गुड्स पर GST कलेक्ट कर लेता है तो 76 सबसेक्शन 1 ये कहता था उसे इमीडिएटली गवर्नमेंट को वो पैसा डिपॉजिट करना है, और अगर वो नहीं करता है तो 76 में ये लिखा हुआ था उसको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, और फिर इसके रिप्रेजेंटेशन को सुनने के बाद 76 में जो होगा वो डिमांड ऑर्डर पास किया जाएगा। यू नीड टू रिकलेक्ट। ऐसे वाले केसेस में सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में एडजुडिकेशन नहीं होता है। अगर आपकी सप्लाई पर GST था और आपने नहीं दिया
और उस केस में कभी शो कॉज नोटिस की स्टोरी आई तो 73 एंड 74 में एडजुडिकेशन प्रोसेस चलता है। लेकिन आपके गुड्स पर जीएसटी नहीं है, आप कलेक्ट कर लेते हो नहीं देते हो, तो उसका एडजुडिकेशन 76 में चलता है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। और 76 में सारी प्रोसीडिंग होती है और शो कॉज नोटिस 76 में आता है, डिमांड ऑर्डर जो है वो भी 76 में आता है। तो यहां बी केयरफुल, गलती से भी 73 और 74 वाले प्रोविजंस को याद करके शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिटेशन मत लिख देना। 76 में यह खास बात थी कि 76 में जब शो कॉज नोटिस आता है तो शो कॉज नोटिस की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होती है। हाँ, डिमांड ऑर्डर पास करने की जरूर टाइम लिमिटेशन होती है कि नोटिस इशू करने के 1 साल के अंदर जो है वो डिमांड ऑर्डर इशू किया जाना चाहिए। 73-74 की स्टोरी में शो कॉज नोटिस की भी टाइम लिमिटेशन थी और डिमांड ऑर्डर की भी टाइम लिमिटेशन थी। लेकिन 76 में अगर केस जाता है और वो जाता है एग्जाम गुड्स का जिन पर जीएसटी नहीं था फिर भी कलेक्ट कर लिया गया, तो उस स्टोरी में ध्यान में रखना है शो कॉज नोटिस इशू करने की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ डिमांड ऑर्डर की लिमिटेशन है जो कि नोटिस इशू करने के 1 साल के अंदर इशू करना होता है। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस की कितनी है, तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 76 में शो कॉज नोटिस की कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो अब देखो जरा ऑप्शन नंबर ए, विद इन 2 years and 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। मिस्टेक मत कर लेना, ये 73 वाले शो कॉज नोटिस की टाइम लिमिटेशन है, ये नहीं है हमारे केस में। बी, विद इन 4 years and 6 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, अगेन मिस्टेक मत कर लेना, ये 74 में जब शो कॉज नोटिस आता है उसकी टाइम लिमिटेशन है। सी, नो टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस, ये है हमारा करेक्ट आंसर। 76 के केस में देयर इज नो टाइम लिमिट टू इशू शो कॉज नोटिस। ठीक है जी। डी, नो शो कॉज नोटिस टू बी इशूड, ये गलत बात है, नोटिस तो इशू करना ही पड़ेगा, उसकी लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। चल सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं। 9th केस स्टडी। अगला क्वेश्चन, एडवांस ट्रेडर क्लेम्ड रिफंड ऑफ अमाउंट पेड एरनेसली इन द माइनर हेड पेनल्टी ऑफ मेजर हेड आईजीएसटी। अब ये क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन ने बताया था कि एडवांस ट्रेडर से बाय मिस्टेक आईजीएसटी में पेनल्टी के हेड में पैसा डिपॉजिट हो गया और वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो जो अनयूटिलाइज पैसा उन्होंने पेनल्टी के नाम से अपने डिपॉजिट करा दिया था जो उनके ई कैश लेजर में पड़ा हुआ है, एडवांस ट्रेडर जो है उसका रिफंड क्लेम करते हैं। जो गलती से उन्होंने आईजीएसटी पेनल्टी के नाम से डिपॉजिट करा दिया था उनके ई कैश लेजर में वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो ये उसका रिफंड क्लेम करते हैं। तो कितने बच्चे याद करेंगे क्या ये रिफंड क्लेम किया जा सकता है, तो आंसर इज ऑब्वियसली यस। आप ई कैश लेजर में कुछ भी पैसा डिपॉजिट कराते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप उसे कभी भी जो है वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और रिफंड की जैसे ही बात आएगी तो आपको सेक्शन 54 माइंड में आना चाहिए। जीएसटी में कोई भी रिफंड अगर क्लेम किया जाता है तो वो सेक्शन 54 के हिसाब से जो है वो क्लेम किया जाता है। और 54 में रिफंड क्लेम करने का जर्नल तरीका क्या होता है, आप रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अलॉन्ग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्नॉलेज की जाती है। इफ इट इज कंप्लीट तो एक्नॉलेज करने के बाद ये प्रोसेसिंग में ले ली जाती है और रिफंड ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाता है। और अगर रिफंड ऑर्डर पास हो गया तो पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। सेक्शन 54 में ये प्रोसेस होता है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब इसने रिफंड क्लेम किया मतलब इसने उसकी रिफंड एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दी, लेकिन अथॉरिटीज रिजेक्टेड द रिफंड क्लेम, अथॉरिटीज ने वो क्लेम रिजेक्ट कर दिया। एंड दिस रिजेक्शन इज आउटराइटली बैड। वाई, मेरा पैसा था, बाय मिस्टेक मैंने डिपॉजिट किया, मैं वापसी मांगने आया हूं तो आपको मुझे देना चाहिए, पर उन्होंने रिफंड क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया। और बेटा रिफंड क्लेम अगर रिजेक्ट किया होगा तो ऑफ कोर्स रिजेक्शन ऑर्डर जरूर पास किया होगा। और रिजेक्शन ऑर्डर अगर उन्होंने पास किया है आपके लिए, जो जरूर किया होगा, तो एडवांस ट्रेडर अगर इस रिजेक्शन ऑर्डर से एग्रीव्ड है तो क्या वो इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आगे अपील परस्यू कर सकता है? यस। अपील के प्रोविजन अगर लिंकिंग में बोलूं तो अपील आपको 4 अपील्स बताई गई थी। पहली अपील होती है अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो एज पर सेक्शन 107 आप फाइल करते हैं। दूसरी अपील आप फाइल करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, जो कि आप एज पर सेक्शन 112 फाइल करते हैं। उसके बाद आगे अपील आप फाइल करते हैं हाई कोर्ट के पास एज पर सेक्शन 117, एंड उसके बाद आप फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास एज पर सेक्शन 118।
दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ अपील जो आपने अपील के चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, आपका दिमाग सुपर फास्ट चलना चाहिए एमसीक्यूज में कि जैसे जैसे लाइन आ रही है उस लाइन से रिलेटेड आपके माइंड में प्रोविजन आ जानी चाहिए। खैर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। एडवांस ट्रेडर फाइल्ड अ सिविल सूट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपने रिफंड क्लेम किया, रिफंड अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए था? अपील में जाना चाहिए था। जीएसटी वालों ने अपील मैकेनिज्म प्रोवाइड किया हुआ है, उन्होंने स्टैट्यूटरी रेमेडी दी हुई है, तो आपको स्टैट्यूटरी रेमेडी जो कि जीएसटी लॉ ने खुद क्रिएट करके दे रखी है, आपको ये परस्यू करनी चाहिए थी। पर वो क्या कह रहे हैं, ये अपील में नहीं गए, रेदर देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविल सूट फाइल कर दिया। बेसिकली ये कोर्ट में चले गए बिफोर द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट। तो ये कोर्ट में चले गए और मजिस्ट्रेट के पास जाकर के कह रहे हैं कि जीएसटी वालों ने मेरा रिफंड क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। बेटा इनकी ये अप्रोच जो है ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। आप सभी को पता है कि अगर लॉ में ऑफिसर कोई काम करता है जिस काम से आप एग्रीव्ड होते हैं, तो आप उस एग्रीव्ड का सॉल्यूशन लेने के लिए लॉ में जो स्टैट्यूटरी रेमेडी चैनल अपील का बना हुआ है, आप वो फॉलो करने के लिए जाते हैं, आप कोर्ट में नहीं जाते। कोर्ट हमारी ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, इसी वजह से तो लॉ हमेशा जो है वो अपना विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ अपीलेट रेमेडीज बना करके देता है। तो ये इन्होंने गलत चैनल जो है बेटा वो परस्यू कर लिया है। और यहां मैं आपको ये भी याद कराऊंगा कि बेटा हमने अपना एक मिसलेनियस प्रोविजन नाम का एक चैप्टर था जीएसटी वॉल्यूम 2 में, उसमें मिसलेनियस प्रोविजन के नाम से एक चैप्टर था आपका एंड वाला, और उसमें एक सेक्शन 162 था जिसको हमने रफली डिस्कस किया था। मैंने यहां नीचे रिप्रोड्यूस भी किया है। सेक्शन 162 बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। सेक्शन 162 ने स्पेसिफिकली लिख करके ये बोला हुआ है जी, अगर जीएसटी में किसी ऑफिसर के काम से आप परेशान हैं तो स्टैट्यूटरी रेमेडी अपील वाला चैनल हमने आपको दिया है, आप वहां जाएंगे और वहां से रिलीफ क्लेम करेंगे, आप सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे। सेक्शन 162 ने ये लिख करके बोला हुआ है कि सिविल कोर्ट जीएसटी के किसी मैटर के रिस्पेक्ट में जो होगी जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगी, वो जीएसटी के किसी भी मैटर को जो होगा वो नहीं सुनेगी। हां, अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को हमने 117 और 118 में जो पावर दी है वो उन पावर के सब्जेक्टिव जो होगा वो अपील सुनेंगे, उनकी बात अगर छोड़ दे तो अदरवाइज और किसी भी तरीके से मामला डायरेक्टली जो होगा वो सिविल कोर्ट में अगर जाता है तो कोर्ट उस मामले को एंटरटेन नहीं करेगी। 162 लीगल टेक्स्ट सेव एज प्रोवाइडेड इन 117 एंड 18, मतलब 117 में हाई कोर्ट के पास अपील फाइल करने को लेकर के जो पावर दी गई है, या 118 में सुप्रीम कोर्ट के पास आप आ सकते हैं, वो जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस के हिसाब से आप जा सकते हैं। उनको अगर छोड़ दें तो नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन to deal with or decide any question arising from or relating to anything done or purported to be done under this act। तो सेक्शन इज वेरी मच क्लियर। आपको अगर एग्रीव्डनेस है तो आप अपीलेट रेमेडीज में जाएं, और अपीलेट रेमेडीज में आपको पहले अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, वहां से रिलीफ नहीं मिलेगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जाओगे, और वहां से नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाओगे। हाई कोर्ट के पास भी आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, चैनल में मूव करते हुए आओगे। और वो कह रहे हैं इस बात को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी सिविल सूट डायरेक्टली जीएसटी के मैटर के रिलेशन में जो है वो टैक्स पेयर के द्वारा जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता। एंड इफ दिस प्रोविजन इज क्लियर तो अब बड़ा आसान हो जाएगा डिस्कशन। वो कह रहे हैं जी चूज द करेक्ट आंसर, जो हमने ऑप्शन लिखे हैं इसमें से कौन सा सही है। नंबर ए, द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द अथॉरिटी टू प्रोसेस द रिफंड क्लेम। क्या जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट सिविल सूट सुन करके अथॉरिटीज को ये क्या पाएगा, नहीं रिफंड बनता है? दो, आंसर इज नो, उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसका जुरिस्डिक्शन बैन किया गया है सेक्शन 162 में। इसके अलावा द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन रीडायरेक्ट द मैटर फॉर फ्रेश असेसमेंट, आंसर इज नो, मजिस्ट्रेट ये भी नहीं कर सकता, वो इस केस को हाथ ही नहीं लगा सकता। सी, द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द प्रोविजनल रिफंड एंड इनिशिएट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग, अगेन आंसर इज नो, आई हैव सेड वो एंटरटेन ही नहीं कर सकता। एंड डी, द जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास एनी ऑर्डर रिगार्डिंग द रिफंड क्लेम, दिस इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर।
जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट अगर उसके पास ऐसा कोई भी सिविल सूट आएगा तो बिकॉज ऑफ सेक्शन 162 वो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा, ये कहते हुए कि बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन मेरे पास जीएसटी के किसी भी मैटर के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है। हाँ, आप एग्रीव्ड हो तो आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, पर हमसे नहीं मिलेगा। जाओ जीएसटी में जो अपील का चैनल बना हुआ है वहां से अपना रिलीफ जो है वो क्लेम करो। अच्छा, अब क्या होता है बेटा, जो मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ऑल टुगेदर इग्नोर करते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला कि एक बार रफली जरूर पढ़ लिया करो, पता नहीं कौन से प्रोविज़न पर वो कब क्वेश्चन पूछ ले। तो जिन्होंने मिसलेनियस प्रोविज़न एक बार पढ़े होंगे उनको तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर उनको भी मुझे नहीं लगता दिक्कत आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? बिकॉज अगर आपने 162 नहीं भी पढ़ रखा मान लो, तो भी आप सबको ये एक बेसिक प्रिंसिपल तो पता ही होना चाहिए कि अगर आप किसी भी एक्ट में एग्रीव्ड होते हैं और उसका एग्रीव्ड का सॉल्यूशन उस एक्ट ने एक अपील चैनल बना करके दे रखा होता है तो आपको उसी चैनल को फॉलो करना पड़ता है। आप अल्टरनेटिव रेमेडी जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। ये सबको एज अ बेसिक प्रिंसिपल पता ही होगा। तो आप नहीं भी 162 को जानते हैं तो भी लॉजिक के बेस पर भी इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए जी, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 10th, advance trader wants to utilize the amount paid erroneously in the minor head penalty of the major head against his tax liability to be discharged in cash. Please select the correct option. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अब ये क्या कह रहा है कि जो आईजीएसटी के हेड में पेनल्टी के नाम से पैसा डिपॉजिट बाय मिस्टेक 3 लाख रुपए का एडवांस ट्रेडर से हो गया था। एडवांस ट्रेडर अब उसको यूटिलाइज कहाँ करना चाहता है? जो उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, हमने देखा था ना, जो भी उसकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है जो उसे कैश में पे करनी है। ये क्या चाहता है कि जो पेनल्टी के नाम से डिपॉजिट हो गया था गलती से, वो पैसा अब वो टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो यूज कर ले। और वो कह रहे हैं बताओ जी इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है। ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बेटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आईसीआई ने जो दिया है वो थोड़ा सा लॉजिक से अलग दिया है, थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हो गई है। तो मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन भी पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आपको ई कैश लेजर में जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हो उसके यूटिलाइजेशन के प्रिंसिपल क्लियर होने चाहिए कि ई कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट कैसे होता है? चालान से। और जब भी आप चालान से पैसा डिपॉजिट करते हो तो आपको बताना होता है कि आप कौन से टैक्स हेड में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, आईजीएसटी में, सीजीएसटी में या फिर एसजीएसटी में एंड सो ऑन। और साथ ही में आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप जिस भी टैक्स हेड में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, आईजीएसटी में जैसे, उसमें वो पैसा आप डिपॉजिट क्यों कर रहे हो? आप टैक्स की पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, आप पेनल्टी की पेमेंट कर रहे हो, आप फीस की पेमेंट कर रहे हो या फिर आप अदर सम्स की पेमेंट कर रहे हो। तो ये जो आईजीएसटी, सीजीएसटी वगैरह होते हैं, ये होते हैं मेजर हेड, और इनमें किस लायबिलिटी की पेमेंट की जा रही है ये क्या होता है? माइनर हेड। चालान में आप स्पेसिफाई करते हैं दिस इज द मेजर हेड एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हेड, और अकॉर्डिंगली आपके ई कैश लेजर में वो पैसा उसी नाम से जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है। फिर जब इसके यूटिलाइजेशन की बात आती है तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल, ई कैश लेजर में जो पैसा डिपॉजिट होता है वो कैसे यूटिलाइज किया जाता है? तो प्रिंसिपल ये है बेटा, जिस भी मेजर हेड में पैसा डिपॉजिट होता है और उसके जिस भी कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर हेड में पैसा डिपॉजिट होता है, आप उसी के अगेंस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी टैक्स पेयर ने आईजीएसटी के मेजर हेड में टैक्स के नाम से पैसा डिपॉजिट किया है तो उसका यूटिलाइजेशन वो आईजीएसटी टैक्स लायबिलिटी के लिए ही कर पाएगा। अगर उसने आईजीएसटी के टैक्स हेड में पेनल्टी के हेड में पैसा डिपॉजिट किया है तो उसका यूटिलाइजेशन वो आईजीएसटी की पेनल्टी के लिए ही कर पाएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ ई क्रेडिट लेजर। और ये सब बातें हमने क्लास में पढ़ी थी जब हमने सेक्शन 49 मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स डिस्कस किया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स को लेकर के लेटेस्ट अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2019 ने करी है, और उन्होंने सेक्शन 49 में 49 सबसेक्शन 10 इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि वैसे तो पैसा जिस हेड में डिपॉजिट होता है, मेजर एज वेल एज माइनर, उसी लायबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। पर इन केस अगर बाय मिस्टेक गलत हेड में डिपॉजिट हो गया या
आपने किसी हेड में डिपॉजिट किया ये सोच करके लायबिलिटी बनेगी, बट नहीं बन रही और ये पैसा ऐसे ही डिपॉजिट पड़ा हुआ है, तो आप दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप दूसरी लायबिलिटी के लिए इसे यूज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर। वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर क्या होगा, आप इस हेड में डिपॉजिट करके बैठे हैं पर आपको लायबिलिटी किसी भी और हेड में देनी है, तो आप इस पैसे को उस दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको कॉमन पोर्टल पर GST PMT 09 के नाम से एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आप बताएंगे कि आप इस हेड में डिपॉजिट पैसे को किसी दूसरे हेड में ट्रांसफर करना चाहते हैं ताकि ये उस हेड में जो है वो यूज किया जा सके। पेमेंट ऑफ टैक्स की ये अमेंडमेंट वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, अगर किसी ने नहीं सुनी होगी तो पहले वो पेमेंट ऑफ टैक्स की अमेंडमेंट का डिस्कशन सुन लीजिएगा। आज की डेट में आप अगर IGST के पेनल्टी के माइनर हेड में पैसा डिपॉजिट कर चुके हैं, लेकिन आप यूज करना चाहते हैं मान लीजिए IGST के टैक्स की लायबिलिटी के लिए, तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रेट अवे नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले GST PMT 09 के नाम से एक फॉर्म जो होगा वो कॉमन पोर्टल पर डालना पड़ेगा, जिसमें आप ये बोलेंगे कि जो पैसा मैंने इस हेड में डिपॉजिट किया था उसको अब मैं टैक्स वाले हेड में शिफ्ट कराना चाहता हूं। क्यों कराना चाहता हूं, क्योंकि मुझे टैक्स की पेमेंट करनी है, तो मैं इस पेनल्टी वाले डिपॉजिट को टैक्स में ट्रांसफर कराना चाहता हूं और वो मैं PMT 09 के बेसिस पर कराऊंगा और फिर अकॉर्डिंगली मैं टैक्स लायबिलिटी में जो होगा वो यूज कर पाऊंगा। सर अगर IGST टैक्स नहीं मैं CGST टैक्स में यूज करना चाहता हूं तो बेटा वो भी पॉसिबल है। आपको इस फॉर्म में से बताना पड़ेगा कि मैं IGST की पेनल्टी को कहां ट्रांसफर कराना चाहता हूं, तो आप उस रेक्विजिट हेड में पहले ट्रांसफर कराएंगे, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, उस रेक्विजिट हेड में पहले ट्रांसफर कराएंगे और फिर ट्रांसफर होने के बाद जो होगा वो यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। यहां पर कुछ लोग जर्नल बात कर लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आज की डेट में IGST पेनल्टी में डिपॉजिट पैसा क्या IGST टैक्स या फिर CGST टैक्स के लिए यूज हो सकता है, तो लोग जर्नली बोल देते हैं हाँ हो सकता है, लेकिन बेटा आप अगर लीगली प्रिसाइजली पढ़ेंगे तो प्रिसाइज आंसर इज नो, नहीं हो सकता है। आप ऐसे नहीं कहोगे स्ट्रेट अवे कि हाँ पेनल्टी का नाम का पैसा टैक्स में यूज हो जाएगा, नहीं, आपको इसे पहले ट्रांसफर कराना पड़ेगा उस टैक्स हेड में जिसमें भी आप यूज करना चाहते हो, और ट्रांसफर कराने के बाद अब आप यूटिलाइज जो है वो कर सकते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल था ना कि इस हेड का पैसा जो है वो उसी हेड में यूज होगा, प्लीज ध्यान में रखिएगा, वो बात आज भी एज इट इज है। सिर्फ बात क्या है कि पहले वो ट्रांसफर की फैसिलिटी नहीं थी, अब वो ट्रांसफर की फैसिलिटी दे दी गई है कि ट्रांसफर कराओ, उसे सेम हेड का बना लो और फिर जो होगा वो सेट ऑफ करा लो। चले अब जरा देखते हैं इन्होंने ऑप्शंस क्या क्या दिया। इन्होंने दिया पहला ऑप्शन द अमाउंट IGST पेनल्टी वाला दैट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अमाउंट अंडर एनी हेड, अंडर एनी हेड, गलत। IGST पेनल्टी वो सिर्फ कहां यूज हो सकता है, IGST पेनल्टी के लिए, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। वो CGST पेनल्टी SGST पेनल्टी वगैरह के लिए यूज नहीं हो सकता। सर आपने बोला हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, आप ट्रांसफर कराओ, जिस हेड में यूज करना चाहते हो ट्रांसफर कराओ फिर यूज करना। तो एक गलत ऑप्शन है बेटा बी, द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ IGST अंडर एनी माइनर हेड। अगेन आंसर इज नो, ये गलत है। क्यों, IGST पेनल्टी सिर्फ किस में यूज हो सकती है, स्ट्रेट अवे IGST पेनल्टी में, ठीक है। पर इसके बाद बेटा सी छोड़ते हैं, डी पढ़ते हैं। द अमाउंट कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर डिस्चार्जिंग पेनल्टी अमाउंट रिलेटेड टू IGST and C, the amount can be utilized for discharging liability under any minor head or major head। अब यहां ध्यान से सुनना बेटा, C और D। अब C कह रहा है IGST पेनल्टी में डिपॉजिट पैसा सिर्फ IGST पेनल्टी की पेमेंट के लिए यूज हो सकता है। टेक्निकली D इज द राइट आंसर, टेक्निकली D इज द राइट आंसर, पर आपके ICI ने इसका जो आंसर करेक्ट दिया है वो D नहीं दिया है, वो दिया है C। सी क्या कहता है कि ये जो अमाउंट है ये यूज हो सकता है फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी अंडर एनी माइनर हेड और मेजर हेड। तो बेटा ICI ने ये जो सी आंसर लिख करके दिया है ये लिटरली सही है, लिटरली सही है। आई एम सेइंग लिटरली सही है। लिटरली क्यों
क्या आप इसे अगर चाहते हैं किसी दूसरे माइनर हेड और मेजर हेड में यूज करना तो आप कर सकते हैं, लिटरली कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली सही नहीं है। टेक्निकली इसलिए सही नहीं है बिकॉज टेक्निकली आईजीएसटी पेनल्टी का पैसा आईजीएसटी पेनल्टी में ही यूज हो सकता है। अगर आप कहीं और यूज करना चाहते हैं तो पहले आप उस हेड में ट्रांसफर करोगे, और जब उस हेड में ट्रांसफर करोगे तो वो उस हेड के लिए जो होगा वो यूज हो सकता है। तो इन एनी केस लोग क्योंकि जनरली लिटरली बोलते हैं तो आईसीआई ने भी लिटरल इस लाइन का आंसर दिया है, और मैंने अपने ऑथर कमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन किया है आंसर गिवन बाय आईसीआई सीम्स टू बी इम्प्रॉपर। आईजीएसटी पेनल्टी कैन बी यूज फॉर आईजीएसटी पेनल्टी, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। आप कहते हो जी मैं इसे आईजीएसटी टैक्स या फिर मैं सीजीएसटी टैक्स या फिर सीजीएसटी कोई और लाइबिलिटी में यूज़ करना चाहता हूं, तो क्या आप डायरेक्टली कर सकते हैं? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको पहले PMT 09 यूज़ करके इसे उस रिक्विजिट हेड में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और ट्रांसफ़र करने के बाद आप यूज़ कर पाएंगे। एम आई क्लियर? तो टेक्निकली आप उस हेड में लाएंगे और सेम हेड में यूज कर रहे हैं। हाँ, लिटरली आप बात करोगे तो हाँ आप दूसरे के लिए उसे यूज कर पा रहे हैं। पढ़ लूं एक बार। स्टेट यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। फाइनेंस एक्ट 2019 हैज इंसर्टेड 4910 वेयर अंडर आरपी कैन ट्रांसफर द अमाउंट फ्रॉम वन हेड टू अनदर हेड। पहले ट्रांसफर करो रिक्विजिट हेड में। फॉर दैट पर्पज ही शैल सबमिट जीएसटी PMT 09 बेस्ड ऑन सच फॉर्म अमाउंट पेड अंडर पेनल्टी कैन बी ट्रांसफर टू एनी अदर माइनर और मेजर हेड। और अब आपने रिक्विजिट हेड में ट्रांसफर कर दिया, अब आप यूज करो। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए जी, तो आई होप आईसीआई जो है थोड़ा सा जब टेक्निकल ड्राफ्टिंग करे तो उसको टेक केयर करके चले। नेक्स्ट पॉइंट इज 11 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20 अगस्त प्रोविजनल। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, वो जो केस स्टडी थी ना, सेकंड केस स्टडी, वो खत्म हो जाती है, उससे रिलेटेड ये 5 ही क्वेश्चन थे। अब ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट सप्लाइड ऑन 20 अगस्त प्रोविजनल असेसमेंट वाज रिजोर्टेड टू। अब प्रोविजनल असेसमेंट की स्टोरी आ गई। सेक्शन 60 द असेसमेंट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 20 नवंबर। द टैक्स पेयर बिकम लायबल टू पे डिफरेंशियल आईजीएसटी, और फाइनलाइजेशन पर डिफरेंशियल पे करना है 10,000 रुपीज़ का। टैक्स पेयर हैज़ पेड दिस अमाउंट ऑन 20 फरवरी नेक्स्ट ईयर। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच टैक्स पेयर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट। इन ऑप्शन में से आपको बताना है कितने दिनों का उसे इंटरेस्ट जो होगा वो देना पड़ेगा। तो दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपकी प्रोविजनल असेसमेंट, आपने कंसाइनमेंट क्लियर कराया है 20 अगस्त को। अच्छा, अब 20 अगस्त को अगर आपने कंसाइनमेंट क्लियर कराया है तो आपने इस कंसाइनमेंट के रिस्पेक्ट में इसकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती होगी 20 सितंबर को वो पे करी होगी। वट एवर प्रोविजनल टैक्स होगा वो आपने जो होगा वो पे कर दिया होगा। फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन असेसमेंट की हुई, और फाइनलाइजेशन से जो डिफरेंस बना वो आप पे कर रहे हो ऑन 20 फरवरी नेक्स्ट ईयर की। तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जो 10,000 की टैक्स लायबिलिटी फाइनलाइजेशन पर निकली वो आपने 20 फरवरी को पे करी, और वो कह रहे हैं कि बताओ कितने दिनों का इसे इंटरेस्ट जो होगा वो देना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। गुड्स कब का क्लियर है? वो हमारे पास अगस्त महीने का क्लियर है। तो उसके रिस्पेक्ट में ड्यू डेट क्या बनती थी? 20 सितंबर, पर उसका टैक्स ड्यू डेट को पूरा नहीं भरा गया। चाहे प्रोविजनल असेसमेंट थी, पूरा नहीं भरा गया। अब कब भरा गया? 20 फरवरी में। तो 20 सितंबर ड्यू डेट थी, उसके बाद का जो भी पीरियड होगा वो आप काउंट कर लें। जैसे सितंबर के आपके 10 दिन बन जाएंगे, और अक्टूबर के 31 दिन बन जाएंगे, नवंबर के 30 दिन बन जाएंगे, दिसंबर के 31 दिन बन जाएंगे, जनवरी के 31 दिन बन जाएंगे, एंड फरवरी 20 को पे किया हुआ है तो 20 फरवरी तक के टोटल डेज जो होंगे वो आपके बन जाएंगे। दैट यू कैन कंप्यूट। राइट आंसर इसका 153 डेज जो होगा वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा। चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट वन। केस स्टडी नंबर 12, इंडिपेंडेंट केस स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट है जो नीचे लिखा है लेकिन वो गलत है, फॉल्स है, अनट्रू है? नंबर 1, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड व्हेन एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री एट मोर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। ये बेटा फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। कस्टम्स का क्वेश्चन है एंटी डंपिंग ड्यूटी का।
कस्टम्स में हम क्या करते थे कि डंपिंग अगर कोई कंट्री कर रही होती थी तो इंडियन गवर्नमेंट उस डंपिंग के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो इम्पोज कर देती थी। और हम कब कहते थे कि डंपिंग कर रही है, तो हम डंपिंग कब कहते थे, अगर मान लीजिए चाइना का कोई पर्सन या यूएसए का कोई पर्सन एक्सपोर्टर वो इंडिया में गुड्स सस्ते प्राइस पर बेचता है, उन गुड्स की नॉर्मल वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उसने इंडिया में सस्ते प्राइसेस पर भेजे हैं, तो उसको हम बोलते थे डंपिंग। तो डंपिंग तब होती है जब पर्सन जो है वो एक्सपोर्ट करता हो इंडिया को एट लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू, वो होती है डंपिंग। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया जो है दैट इज फॉल्स। Second, safeguard duty shall not be applicable on articles imported by 100% EOU or SCZ unit unless specifically made applicable. This statement is true. EOU यूनिट या SCZ यूनिट जो होती हैं वो जनरली अगर कोई सप्लाई लेती है तो किस पर्पस के लिए लेती है, एक्सपोर्ट्स आगे करने के लिए। तो अगर उनको कोई आर्टिकल सस्ते भी दिए जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है इंडिया को, इस वजह से जनरली उनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं की जाती है। फिर उसके बाद सी, सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री इफ द शेयर ऑफ इम्पोर्ट of that article from that country is less than equal to 3% of the total import of that article into India। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है बेटा। सेफगार्ड ड्यूटी को लेकर के आपने सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट जब पढ़ा था तो उन्होंने बोला था कि अगर आर्टिकल डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है लेकिन उसका शेयर टोटल इंपोर्ट में सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट इज नॉट एक्सीडिंग 3%। नॉट एक्सीडिंग 3% का मतलब दैट इज अप टू 3%। तो फिर सेफगार्ड ड्यूटी जो होगी ऐसे आर्टिकल्स जो उस कंट्री से आ रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में नहीं इंपोज की जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद डी, सेंट्रल गवर्नमेंट मे एग्जेम्प्ट नोटिफाइड क्वांटिटी ऑफ एनी आर्टिकल व्हेन इंपोर्टिंग फ्रॉम एनी कंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम होल और एनी पार्ट ऑफ द सेफगार्ड ड्यूटी। ये स्टेटमेंट भी बेटा ट्रू है, सेक्शन 8B में ये भी लिखा हुआ था। तो बेसिकली इसका आंसर ए हो गया, ए इज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन 13, which of the following statement is or are incorrect, is or are incorrect। तो यहां क्वेश्चन अपने आप में कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, कोई एक स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, आपने वो आइडेंटिफाई करने हैं। और दिए जा रहे हैं इन रिलेशन टू द रिफंड प्रोविजंस अंडर कस्टम एक्ट। तो कस्टम एक्ट में बेटा जो रिफंड के प्रोविजन है दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 27। ठीक है जी, कस्टम का मिसलेनियस चैप्टर है विच आई बिलीव आप लोगों को याद होगा। जीएसटी का रिफंड आपको डिटेल में कराया गया था और कस्टम वाले की आउटलाइनिंग दी गई थी जो आपने पढ़ी होगी। तो खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड इज पेबल टू द एप्लीकेंट ओनली इफ ड्यूटी ऑर्डर टू बी रिफंडेड इज नॉट रिफंडेड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो बेटा ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। आपके जीएसटी में भी रफली ऐसी ही बात लिखी हुई थी कि कोई व्यक्ति अगर रिफंड मांगने के लिए आता है तो एप्लीकेशन देता है, अगर हम उसको रिफंड विद इन 60 days नहीं देते हैं, लेट प्रोसेस करते हैं, तो फिर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं। ऐसे ही कस्टम में भी कोई व्यक्ति अगर रिफंड मांगने के लिए आता है तो उसके रिफंड मांगने के बाद हम थोड़ा टाइम लेंगे, अगर उससे ज़्यादा लेट करते हैं तो फिर हम रिफंड देते हैं। और सेक्शन 27 में जो कंसेप्ट लिखा हुआ है दैट इज 3 months। तो पहला स्टेटमेंट तो बेटा करेक्ट है। फिर सेकंड, इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज। तो कोई इंडिविजुअल है, उसने बाहर से कोई गुड्स मंगाए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। लेट्स सपोज उसने कोई लैपटॉप मंगा लिया पर्सनल यूज के लिए, और आजकल आप ई कॉमर्स वगैरह के ट्रांजेक्शन के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। देन द अमाउंट ऑफ ड्यूटी फाउंड रिफंडेबल, और पता चलता है कि उसने ये जो आइटम पर्सनल यूज के लिए मंगाया था उस पर ज़्यादा ड्यूटी पे कर दी थी जो कि बाद में रिफंडेबल पाई गई है। तो दैट इज पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। तो आपने कोई आइटम पर्सनल यूज के लिए मंगाया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आपने ज़्यादा पे कर दी, आपको जब पता चला ज़्यादा पे हो गई है तो आप उसका रिफंड लेने के लिए गए। अब ये जो आपने ज़्यादा पे किया था इसका आप रिफंड मांग रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो ये जो ज़्यादा पे हुआ था आप जब इसका रिफंड मांगेंगे तो ये पैसा वेलफेयर फंड में जाएगा या ये आपको मिलेगा। तो बेटा ये पैसा जो होगा वो आपको मिलेगा, और इसका रीज़न ऑब्वियस है, आपने ये ज़्यादा ड्यूटी पे करी है,
और गुड्स पर्सनल यूज के लिए लाए हो तो इस टैक्स का बर्डन आप ही ने बियर किया है, आपने कहीं आगे पास ऑन नहीं किया है, तो इस वजह से ये पैसा आप ही को मिलेगा, ये वेलफेयर फंड में नहीं जाएगा। और इनफैक्ट सेक्शन 27 ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि कुछ केसेस में अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई नहीं होता है, और उसमें से ये भी एक केस लिखा हुआ था कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर के आ रहा है तो टैक्स बर्डन क्योंकि वही बियर करता है, तो इसलिए अगर वो रिफंड मांगता है जो कि बनता है तो फिर वो उसी को मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। फिर उसके बाद थर्ड, एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैज टू बी मेड विद इन 1 ईयर ऑफ द पेमेंट ऑफ ड्यूटी वेयर ड्यूटी इज पेड अंडर प्रोटेस्ट। तो बेटा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। कस्टम्स में सेक्शन 27 कहता है अगर किसी व्यक्ति को कस्टम ड्यूटी का रिफंड क्लेम करना है तो उसको करना है विद इन 1 ईयर, उसको करना है विद इन 1 ईयर। लेकिन 27 में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने जो ड्यूटी पे करी वो अंडर प्रोटेस्ट पे करी। अंडर प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, वो एग्री नहीं कर रहा था पर गुड्स का कंसाइनमेंट ले जाने के लिए उसने प्रोटेस्ट में पे कर दी और कहा कि मैं मामले को अपील में बाद में लेकर के जाऊंगा, तो अंडर प्रोटेस्ट ड्यूटी के ऊपर टाइम लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होती है। 27 ने क्लियर कट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट इज एप्लीकेबल इफ refund of duty is relatable to drawback of duty payable under section 74 or 75. This statement is also false. ड्यूटी ड्रॉबैक का कंसेप्ट आप सब लोगों को याद होगा। अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट ड्यूटी पे करी और आप उसको अब एज इट इज एक्सपोर्ट कर देते हैं तो सेक्शन 74 में आपको डीबी के मिलता है। और अगर आप बाहर से कुछ गुड्स लाते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी पेड करके क्लियर कराते हैं, लेकिन उनको आगे मैन्युफैक्चर करके या प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर आपको 75 में जो है वो डीबी के मिलता है। तो जैसे कि जीएसटी में आपको एक्सपोर्ट्स करने पर कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं जीरो रेटेड सप्लाई के कंसेप्ट के थ्रू, वैसे ही कस्टम में भी अगर आप एक्सपोर्ट्स कर देते हैं इंपोर्टेड गुड्स को तो आपको 74 और 75 में बेनिफिट दिए जाते हैं। और आपको ये याद ही होगा कि जीएसटी में अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं विच इज अ जीरो रेटेड सप्लाई और आप जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड रिफंड मांगने जाते हैं जीएसटी में तो अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगाई जाती है। विदाउट अप्लाइंग अनजस्ट एनरिचमेंट आपको रिफंड दे दिए जाते हैं, सेक्शन 54 में लिखा था। ऐसे ही कस्टम में भी जब आप एक्सपोर्ट्स करते हैं और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ड्यूटी ड्रॉबैक के बेनिफिट क्लेम करते हैं तो यहां पर भी अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगाई जाती है। विदाउट रिफंड, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे दिया जाता है। ये बात सेक्शन 27 में लिखी हुई है और इसे एज अ थंब रूल रट लीजिएगा कि जब भी एक्सपोर्ट्स किया जाएगा बाय एन एक्सपोर्टर तो वो अगर कभी कोई रिफंड लेने जाएगा तो उसको रिफंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की डॉक्ट्रिन के दिया जाता है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा जो है वो फॉल्स है। तो अकॉर्डिंगली दिए गए 4 स्टेटमेंट में से थर्ड एंड फोर्थ फॉल्स है। अब अकॉर्डिंगली अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ फॉल्स का ऑप्शन कहां है हमारे पास, सी। तो सी इज द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। चलिए जी, यहां हमारे सारे एमसीक्यूज का डिस्कशन आपके साथ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर इन्होंने जो है वो रेगुलर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम बाद में जो होगा आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।